नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। और पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हमारी जो इकाई है वह है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और इस भाषा विकास की जो मतलब भाषा विकास किस प्रकार से जो व्यक्ति में होना चाहिए और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा किस प्रकार से आवश्यक है। तो इस इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को लेकर। विभिन्न अवस्थाओं में जो भाषा विकास किस प्रकार से होता है उसको लेकर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्थाओं में भाषा विकास को लेकर हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने बाल्यावस्था में भाषा विकास की अर्जन की प्रक्रिया को लेकर अध्ययन किया। और अब हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था में भाषा विकास की अर्जन की प्रक्रिया को लेकर। और इस किशोरावस्था की विकास की अर्जन की प्रक्रिया है, भाषा विकास की अर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि माध्यमिक स्तर पर बालक में भाषाई विकास की कौन कौन सी विशेषताएं विकसित होती हैं। और अब साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक में भाषाई विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो विकसित होती हैं। तो ऐसी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर 11 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम 6 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और आज का जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है वो है किशोरावस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया। सबसे पहला जो बिंदु है उच्च माध्यमिक स्तर पर होने वाली योग्यताओं के अंतर्गत बालक में मौखिक व लिखित भाषा के माध्यम से ही बोध ग्रहण करने के अयोग्य बनने लगता है। जब बालक में उसमें मौखिक और लिखित दोनों ही अभिव्यक्ति करने की जो योग्यता विकसित होती है तब उसमें बोध ग्रहण करने की मतलब किसी भी वस्तु को उस पढ़कर, उसको लिखकर या सुनकर वो किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और उस ज्ञान के माध्यम से उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त भी कर सकता है। उसके बाद अगला जो बिंदु है हमारे समक्ष, उसमें लिखा हुआ है कि उनमें मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास होता है। उसमें मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति करने की कुशलताओं का विकास होने लगता है। जब बालक उच्च माध्यमिक स्तर पर आता है, साहित्य के नई विधाओं से, साहित्य की अनेक विधाओं से जब वो रूबरू होता है तो ऐसी अवस्थाओं में साथियों क्या होता है उसके समक्ष कि वो बालक में लेखन कला की ओर भी प्रवृत्त होता है, साथ में अध्ययनशील भी बनता है, अध्येता भी बनता है। और बालक में मौखिक और लिखित अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपनी बात को या अपने विचार को संप्रेषित कर अभिव्यक्त करने की जो कुशलता है इसमें अर्जित होने लगती है। जो तीसरा बिंदु साथियों या तीसरी विशेषता यहाँ पर जो बताई गई है वो विशेषता है यहाँ पर वह भाषा को विश्लेषण करने तथा उसके शुद्ध और प्रभावी प्रयोग में समर्थ होने लगता है। साथियों, जब उच्च माध्यमिक स्तर की बात आती है, उच्च माध्यमिक स्तर पर जब बालक जब अपने अध्ययन की ओर प्रवृत्त होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें विश्लेषण करने की योग्यता भी विकसित होती है। विश्लेषण करना मतलब किसी भी बात, किसी भी तथ्य या विचार को उसको छोटे छोटे रूपों में खंडित करके उसको अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, उस विचार को छोटे छोटे विचारों में बांटकर या उस विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर उस प्रत्येक विचार को अध्ययन करना, विश्लेषण करना कहलाएगा, विचार करना कहलाएगा। और उसके बाद में उसे शुद्ध और प्रभावी रूप से, साथ में ये भी होगा कि शुद्ध और प्रभावी रूप से वहां पर वो विचारों को अभिव्यक्त करने की कुशलता उसमें अर्जित होती है कि वो अपने शब्दों को, अपनी भाषा को प्रभावी रूप में किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब वार्तालाप हो रहा है या किसी विचार को संप्रेषित करने की बारी आती है तो अपने हिसाब से वो पसंद के अनुसार भाषा के विकास को वहां पर अभिव्यक्त कर सकता है। वो अपने प्रभावी शब्दों के प्रयोग के माध्यम से, प्रभावी प्रयोग के माध्यम से अपने भाषा को प्रभावी बना सकता है।
नंबर 4, प्राचीन विकास के भाषा विकास के प्राचीन तथा नवीन साहित्य, भाषा विकास की प्राचीन तथा नवीन साहित्य तथा प्रमुख कवियों, लेखकों एवं काव्य धाराओं से परिचित होने लगता है। साथियों, इस बिंदु के अंदर ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। उस महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि भाषा विकास की प्राचीन तथा नवीन साहित्य, भाषा विकास को बढ़ाने वाले से प्राचीन साहित्य या नवीन साहित्य को लेकर हम यहाँ अध्ययन करते हैं। तो बालक जब प्राचीन, जैसे मान लो हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर पढ़ता है, जब उच्च माध्यमिक स्तर पर जब बालक पढ़ने लगता है, तब ऐसे क्या होता है कि बालक चाहे तो वो आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ता है, आदिकाल के साहित्य के बारे में पढ़ता है, चाहे वो नाथ साहित्य है, चाहे वो सिद्ध साहित्य है, या फिर जैन साहित्य है, रासो ग्रंथों के बारे में पढ़ता है, या फिर जब वो आदिकाल के बाद भक्ति काल की ओर आता है, जब भक्ति काल में वो भक्ति काल की जो सगुण धारा है, निर्गुण धारा के बारे में पढ़ता है, सगुण कवियों के बारे में पढ़ता है, निर्गुण कवियों के बारे में पढ़ता है, ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी धारा के बारे में पढ़ता है, या फिर वो राम भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में पढ़ता है। तो तमाम सारी काव्य धारा में पढ़ने के बाद में उन कवियों के बारे में, उन लेखकों के बारे में, उन कवियों एवं लेखकों के बारे में जब पढ़ता है, तो उन काव्य धाराओं के माध्यम से उस साहित्य से परिचित होने लगता है। और किस समय किस प्रकार की प्रवृत्तियां लिखी गई, उस समय तत्कालीन परिवेश किस प्रकार का था, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर उसका वर्णन, बालक उसको वहां पर अपनी वो कुशलताओं को अर्जित करता है। उसके बाद में 5वें नंबर का जो बिंदु वहां पर दिया गया है, वो बिंदु है, उसमें सौंदर्यानुभूति तथा सृजनशीलता का विकास होने लगता है। बालक में सौंदर्य की प्रति अनुभूति तथा सृजनशीलता का विकास होता है, क्योंकि जब बालक नए नए कवियों को, नए नए साहित्य से जब वो रूबरू होता है, तो उसमें कोई प्राचीन साहित्य, प्राचीन कवियों या लेखकों और उनके रचनाओं के माध्यम से प्रेरित होता है, उनकी लेखन कला से प्रेरित होता है, परिचित होता है, तो उनके माध्यम से वो एक मौलिक सृजन करने के बारे में सोचता है, कुछ पंक्तियों को लिखने के बारे में सोचता है, कुछ कवियों की भाषा शैली के बारे में पढ़ता है। तो वो कहीं न कहीं एक अपनी मौलिक रचनाओं में कुछ पंक्तियों या कुछ कविताओं की, और वो भी चाहता है कि मैं भी कुछ इस प्रकार का लिखने का प्रयास करूं, तो उससे उसमें सृजनशीलता का विकास होने लगता है। और साथ में उसमें सौंदर्यानुभूति, सौंदर्य के प्रति अनुभूति भी जागृत होती है। वो श्रृंगारिक रची हुई रचनाएं, जैसे पद्मावत हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, या कुतुबन की मृगावती हैं, या फिर ऐसी श्रृंगारिक रचनाएं जैसे हम पढ़ रहे हैं चंद्रवरदाई के जो चंद्रवरदाई जो लिखा है चंद्रवरदाई ने, तो हम उसको भी पढ़ सकते हैं। पृथ्वीराज रासो हैं, परमाल रासो हैं, या फिर हम जो विशलदेव रासो हैं, उसमें श्रृंगारिक वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है। तो बालक उन चीजों को पढ़ता है और श्रृंगारिक रचनाओं में अधिक से अधिक उसको रुचि जागृत होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें सौंदर्यानुभूति भी जागृत होती है, साथ में सृजनशीलता भी जागृत होती है। नंबर 6, बिंदु नंबर 6 साथियों यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि वह मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की विभिन्न विधाओं और शैलियों का ज्ञान प्राप्त करता है। वह मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्तियों की विभिन्न शैलियों के माध्यम से वहां परिचय प्राप्त करता है, और साथ ही साथ में उन शैलियों की, भाई उस वक्त मान लीजिए प्राचीन काल में या मध्य काल में या आधुनिक काल में साहित्य लेखन की जो शैलियां किस प्रकार से थी, उन शैलियों से परिचित होता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, तथा उसका अवसरानुकूल प्रयोग करने की योग्यता उसमें विकसित होती है। साथियों, जब उन शैलियों से, भिन्न भिन्न प्रकार की जो लेखन शैलियों से बालक परिचित होता है, तो उन शैलियों को अपने चिंतन में, अपने लेखन में, उसको प्रयोग करने लगता है, उसमें उसको प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में साथियों उसका जो भाषाई विकास है वो एक उच्च स्तरीय हो जाता है। तो साथियों, हमने आज 6 बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा कि उसमें कौन कौन सी भाषाई विकास की प्रक्रियाएं जागृत होती हैं। तो साथियों, शेष रहे बिंदुओं के अध्ययन हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तो आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही।
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।